पुत्र बेटे बहू की करतूत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है पुत्र बेटे बहू की करतूत। आज निशा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए सुबह से न जाने कितनी बार उसने अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन बेल बज कर फ़ोन बंद हो जाती थी। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कुछ ही समय पहले निशा के भाई भाभी विदेश में जाकर बस गए थे। वैसे तो 4 महीने पहले तक 70 वर्ष की उम्र में भी उसकी माँ तंदुरुस्त हुआ करती थी। घर के काम में भी बहू की पूरी मदद करती थी। उस समय निशा के पिताजी भी जीवित थे। उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, परंतु न जाने उसकी खुशियों को किसकी नज़र लगी कि एक दिन अचानक से उसके पिताजी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गए और इस दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए। पति के इस तरह चले जाने का गम निशा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें एक गहरा सदमा लगा, जिस कारण उनकी याददाश्त चली गई। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं पहचान पाती थी। डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिर 4 महीने की ही बीते थे कि निशा के भाई ने विदेश में सेटल होने का निर्णय ले लिया, लेकिन निशा नहीं चाहती थी कि उसकी माँ ऐसी हालत में कहीं जाए। लेकिन उसके भाई भाभी ने कहा कि विदेश में चिकित्सा सुविधा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ माँ की हालत में जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी निशा यह सब सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। उसके भाई रोहन का फ़ोन था। निशा ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोली, हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ निशा, सब ठीक है। दरअसल मैं आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। रात को भी देर से ही लौटता था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अच्छा भैया, माँ कहाँ है उनकी? उनसे तबीयत के बारे में सोच कर मुझे तो चिंता होती रहती है। अगर वो बात न भी कर पाए तो आप वीडियो कॉल उनका चेहरा ही दिखा दीजिए। माँ का चेहरा देखकर मेरे मन को सुकून मिल जाएगा। अरे निशा, चेहरा क्यों देखना, मैं तुम्हारी माँ से बातें करवाता हूँ। यहाँ हम लोग माँ का इलाज बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। पता है, यहाँ पर आकर तो उनकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। अब तो उन्हें सब याद आने लगा। मैं तुम्हारी उनसे अभी बात करवाता हूँ। लो माँ, आपकी बेटी निशा का फ़ोन है। हेलो निशा, कैसी हो तुम बेटी? इतने समय बाद अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर निशा बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक गए आए। फिर बोली, हम सब तो ठीक हैं माँ, आप कैसे हैं? बहुत समय हो गया, आपसे बात ही नहीं हो पाई। दवाइयाँ तो समय पे लेती हैं ना आप? बेटे की बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे भाई भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, तू मेरी चिंता मत क्या कर। डॉक्टर ने मुझे पार्क में टहलने की सलाह दी है। अभी मेरा पार्क में जाने का समय हो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, ख्याल रखना। निशा ने भी फ़ोन रख दिया। उसी समय निशा का पति विनोद ऑफिस से घर लौट आया। क्या बात है, आज तो हमारी धर्मपत्नी का चेहरा खिलखिला लग रहा है। अरे आप आ गए हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप तो जानते हैं, जब से पापा हमें छोड़कर गए थे तब से माँ की याददाश्त चली गई थी। उन्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं था, लेकिन भैया ने विदेश में उनका इलाज किसी अच्छी डॉक्टर से करवाया है, तो अब उनकी याददाश्त वापस आ रही है। आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस हालत में माँ यहाँ से गई थी, मुझे तो बस उनकी फिक्र लगी रहती थी। आज इतने समय बाद उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। इतना कहकर निशा रसोई में जाकर अपने पति विनोद के लिए चाय बनाने लगी। फिर विनोद ने कहा, अच्छा निशा, अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है। मैं सोच रहा था कि इस बार पार्टी शादी की सालगिरह में दोस्त और रिश्तेदारों के साथ खूब धूमधाम से मनाएंगे और एक शानदार पार्टी रखेंगे। फिर निशा बोली, अरे मैं तो कह रही थी कि रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करने से बेहतर है कि
हम अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करें और मंदिर में जाकर माथा टेके और ज़रूरतमंद लोगों में उनकी आवश्यकता का सामान बांटे, जैसे कपड़े, भोजन वगैरह। विनोद को भी यह बात जच गई और वो बोला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर निशा ने कहा कि क्यों ना इस बार वृंदावन चले और कान्हा जी के दर्शन करें, और मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ ठीक हो जाएगी तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे। तो जो हुक्म मेरे आका। विनोद ने मस्ती भरी अंदाज में कहा। तो वृंदावन जाने की बात सुनते ही उनके दोनों बच्चे भी खुशी से उछल पड़े। फिर निशा बोली, तो ठीक है, हम कल जाकर बाजार से गरीबों में बांटने के लिए सामान ले आएंगे। सालगिरह वाले दिन निशा और विनोद अपने बच्चों के साथ सुबह के 10 बजे ही मंदिर पहुंच गए। वृंदावन में देखा कि मंदिर के बाहर एक बड़ा सा छप्पर बना हुआ था, जहां न जाने कितने ही गरीब लोगों का आश्रय मिला हुआ था, जिसमें अधिकतर लोग बुजुर्ग थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और बेबस आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी। उनकी जर्जर हालत देखकर निशा को उन पर तरस आ रहा था। निशा उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। भूख से व्याकुल होने के कारण सब लोग झुंड बनाकर खाना मांगने लगे थे। तो निशा बोली, अरे अरे, सब लोग लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। सबको लाइन में बैठाकर निशा ने खाना बांटना शुरू किया। तो निशा सबको कंबल बांटने लगा। खाना मिलते ही लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। जैसे ही निशा खाना बांटते बांटते आगे पहुंची तो लाइन में बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, बेटी मुझे और खाना दे दो, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है। तो फिर निशा पीछे मुड़ी और बोली, लो अम्मा जी और खाना ले लो। निशा ने देखा कि वो वृद्ध औरत ठीक से ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। शायद उसे टांग में कुछ चोट आई हुई थी। तभी अचानक उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ी और उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके हाथों से भोजन का थाली छूटकर नीचे गिर गई। तभी विनोद उसके पास आया और बोला, क्या हुआ निशा, तुम तो ठीक हो। लेकिन निशा तो सामने बैठी औरत की ओर देखते हुए बस सुन से हो जा रही थी। फिर निशा उस वृद्ध औरत की ओर देखते हुए विनोद से बोला। निशा बोली, माँ आप यहाँ, और वो भी इस हालत में। लेकिन वो वृद्ध औरत अवाक रहकर केवल निशा को देखती जा रही थी। उसी समय एक वृद्ध औरत जो मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचती थे वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटी, आप इस बूढ़ी औरत को जानती हैं। तभी निशा रोती हुई बोली, हाँ ये मेरी माँ है, लक्ष्मी शर्मा। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटी करीब 1 महीने पहले की बात, एक औरत इन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर चली गई थी और उसके बाद फिर कभी लेने नहीं आई। तब से यह यहीं पर रह रही है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें अपने जीवन की पिछली बातें भी याद नहीं है। यह कहाँ रहती हैं, यहाँ तक कि इन्हें तो अपना नाम भी नहीं मालूम है। बेटी अगर यह तुम्हारी माँ है तो फिर इनकी ऐसी हालत कैसी हुई। तो निशा बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर विनोद ने कहा, लेकिन माँ जी तो तुम्हारे भैया अपने विदेश लेकर गए थे और 3-4 दिन पहले ही माँ से तुम्हारी बात भी हुई थी। फिर माँ जी यहाँ और ऐसी हालत में यह कैसे संभव है। फिर निशा ने कहा, और माँ की तो याददाश्त वापस आ गई थी। फ़ोन पे उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन यहाँ तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है जो यह कुछ बता पाएंगे कि आखिर बात क्या है। निशा भैया से बात करके देखते हैं, पहले माँ जी को अपने साथ घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहते हुए वृंदावन से लक्ष्मी जी को उठने के में मदद की और वे लोग कार में उन्हें बैठाकर अपने घर ले आए। घर पहुँच के निशा ने अपनी माँ को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और फिर उन्हें खाना खिलाकर बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। लेकिन निशा और विनोद अभी तक इस उलझन को सुलझाने के लिए निशा ने अपने भाई को फ़ोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो आप।
कहीं बिजी तुम नहीं हो? तभी निशा का भाई बोला, अरे नहीं नहीं, घर पे ही हूँ, अभी अभी नाश्ता किया है। तेरी भाभी पायल ने चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, खाकर मज़ा ही आ गया। भैया एक बार माँ से बात तो करवाना। वे किया है न, बच्चे नानी से बात करने की जिद कर रहे थे। ठीक है निशा, अभी कराता हूँ, लीजिए माँ। निशा का फ़ोन ही दूसरी ओर से हूबहू निशा की माँ जैसी आवाज़ आई। निशा बेटी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सिर में बहुत तेज़ जोर का दर्द हो रहा है, दवाई खाकर सोने जा रही हूँ, मुझसे फिर कभी बात करूँगी। यह आवाज़ सुनकर तो निशा का सिर चकराने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? फिर थोड़ी देर बाद निशा के भाई ने कहा, वह क्या है निशा, माँ को यहाँ आकर सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए थोड़ी सुस्त रहती है। मैं तुम्हारी फिर कभी बात करवा दूँगा। अपनी माँ से फ़ोन पे बात करने के बाद निशा हैरान रह गई कि आखिर जो उनसे फ़ोन पे आवाज़ सुनी वो उस किसकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। फ़ोन स्पीकर पे था। विनोद ने भी फ़ोन पर चल रही सारी बातें सुनी थी। वो बोला, निशा क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारी माँ ही है? कहीं तुम किसी और को तुम्हारी माँ समझकर तो घर नहीं ले आए? तो निशा बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं अपनी माँ को नहीं पहचानूंगी? फिर भी यदि कोई शक की गुंजाइश है तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कुछ वर्षों पहले माँ की टांग का ऑपरेशन हुआ था और उनकी टांग में रोड डाली गई थी। उसका निशान अभी उनकी टांग पे होना चाहिए। ऐसा कहती हुई निशा अपनी माँ के पास गई और उसकी टांग पे से कपड़ा हटाया तो निशान वहीं मौजूद था। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसकी माँ है। लेकिन निशा, अब तक भैया मुझे किसकी आवाज़ सुनाते आए थे? जरूर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका खुलासा कैसे होगा? वो लोग तो विदेश में हैं और माँ को कुछ याद नहीं है। तो विनोद बोला, निशा शांत हो जाओ, सबसे पहले हम माँ जी का इलाज करवाते हैं। माँ का ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर निशा अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ आप मुझे कैसे भूल सकती हैं? अपनी बेटी में तो आपकी जान बसती थी ना, कुछ तो याद कीजिए। कहते कहते निशा फुट फुट के रोने लगी। फिर निशा की माँ ने कहा, बेटे मुझे कुछ याद नहीं कि तुम कौन हो, तुम रो मत, तुम तो भगवान में विश्वास रखती हो, ज़रूरतमंद लोगों का भला करती हो, भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए निशा की माँ ने उसकी आंसू साफ करे और उसके सर पे प्यार भरा हाथ रखा। अपनी माँ का स्नेह पाकर निशा के दिल को एक सुकून मिला। अगले दिन निशा अपने पति विनोद के साथ माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हालांकि याददाश्त का वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु यदि उचित समय पर दवाई दी जाए और मरीज को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो शायद ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कह सकते। यह सुनकर निशा थोड़ा मायूस हो गई। वह लोग लक्ष्मी जी को अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचकर निशा ने सबको खाना खिलाकर माँ को दवाई दी। लक्ष्मी जी सो गई तो निशा ने कहा, रहा नहीं गया, या उसने कहा, आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। इतने दिनों से भैया हमें झूठ बोलते आए, मुझे बेवकूफ़ बनाते आए और हम लोग यहाँ बैठे हुए यही समझते रहे कि माँ वहाँ भैया के साथ बड़े आराम से रह रही है। मेरे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि जितनी बार भी मैंने भैया को माँ से वीडियो कॉल पर बात कराने के लिए कहा तो भैया हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उस बात को टाल देते थे। तो विनोद बोला, लेकिन निशा यह समय बैठकर आंसू बहाने का नहीं है, कोई बड़ा कदम उठाने का है। विनोद, अपनी माँ के गुनहगारों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन भैया इतनी आसानी से सारा सच नहीं बोलेंगे और अगर उन्हें यह सब पता लगेगा कि माँ मेरे पास है तो वो वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। इसलिए हमें पहले उन्हें यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करना होगा। कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे भैया खुद ब खुद, निशा बस एक ही चीज़ है जो तुम्हारे भाई को यहाँ लाने में मजबूर कर सकती है
और वो है पैसा। तुम्हारे भाई की हरकतों से तो इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि उसे केवल पैसों से ही प्यार है। तुम अपने भाई से कहो कि कल तुम्हारे घर पे एक लेटर आया है जिसमें लिखा कि माँ को पूरी 50 लाख रुपए की पॉलिसी मंजूर हुई, लेकिन पैसा हासिल करने के लिए माँ का यहाँ होना ज़रूरी है। माँ के साइन करने के बाद ही वो पैसा अकाउंट में आएगा। लेकिन निशा, ध्यान रखना उन्हें किसी बात पे शक न हो, और उनसे यह भी कहना कि एक बार माँ से पूछ कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी करवाई थी जिसमें 50 लाख रुपए मिलने थे और उसमें हमारे घर का पता दिया था। बात करने के दौरान तुम्हारे भाई को यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि माँ हमारे पास है। ठीक है निशा, मैं कल सुबह ही भैया से फ़ोन पर बात करूँगी, कहीं भैया को किसी बात का शक न हो जाए। इस सोच विचार में डूबी निशा कमरे में जाकर अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सब काम निपटाने के बाद निशा ने अपने भाई रोहन को फ़ोन लगाया। रोहन के फ़ोन उठाते ही निशा बोली, भैया जरा माँ से बात करवाना तो बहुत ज़रूरी काम है। तभी रोहन बोला, निशा तुम बस 2 मिनट लेट हो गई, अभी अभी माँ बाहर टहलने के लिए निकली है। वे क्या है ना, डॉक्टर ने उन्हें सुबह सुबह ताज़ी हवा में सैर करने के लिए कहा है, इसलिए काजल उन्हें पार्क में लेकर गई है। लेकिन निशा ऐसी कौन सी बात ज़रूरी काम है, मुझे बता दो, जब माँ आएगी तो मैं माँ को बता दूँगी। तो निशा ने अपने भाई से वही बोला जो विनोद ने उसे कहा था। इतना सुनते ही निशा के भाई रोहन की आंखों की गड्डियों की तस्वीर नाचने लगी और फिर बोला, निशा तुम्हें तो माँ की हालत के बारे में पता है, इतना लंबा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आ जाऊँ तो चलेगा? तो निशा ने कहा, लेकिन भैया जब पॉलिसी माँ के नाम पे है तो साइन उनकी ही चाहिए। फिर भी मैं एक बार बात करके देखती हूँ, शायद आपके आने से भी बात बन जाए, क्योंकि नॉमिनी में माँ के नाम ही लिखा है। ऐसा कहकर निशा ने फ़ोन रख दिया और अगले दिन रोहन को फ़ोन करके बता दिया कि उसके आने से भी काम बन जाएगा, माँ का आना ज़रूरी नहीं है। फिर रोहन बोला, ठीक है, मैं टिकट का इंतज़ाम करता हूँ और जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा। लेकिन भैया आप अकेले क्यों, साथ में भाभी को भी ले आना, निशा ने कहा। तो रोहन बोला, हाँ वैसे तो बहुत दिन हो गए तेरी भाभी को भी अपने मायके आए हुए, वो भी वहाँ आकर अपने मायके वालों से मिलेगी। वैसे भी यहाँ माँ की देखभाल करने के लिए फुल टाइम मेड है, वो माँ को अच्छे से ख्याल रखती है। यह बातें सुनकर निशा सोचने लगी, कैसे एक के बाद एक झूठ भैया झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि भैया की हर एक करतूत का करारा जवाब दूंगी। माँ के याददाश्त वापस आने के लिए उसने अपनी माँ को एक एल्बम दिखाई जिसमें उसके परिवार की तस्वीर थी, लेकिन लक्ष्मी उन तस्वीरों को किसी अनजान व्यक्ति की तरह देख रही थी। वो किसी को पहचान नहीं पा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी बहू की तस्वीर देखी तो वो कुछ असहज हो गई। इससे मुझसे दूर ले जाओ, ऐसा कहते गुस्से में डर और मिश्रित के भाव उनके चेहरे पे आ गए और उन्होंने एल्बम उठाकर फेंक दी। निशा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी माँ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हर रोज़ शाम के निशा उन्हें घर के पास में पार्क में ले जाती। वहाँ एक बेंच पर बैठाकर निशा अपनी माँ को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन माँ की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। फिर एक दिन निशा ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को उनके किसी मकान में लेकर जाएगी जहाँ वे हमेशा से रहा करती थी। शायद वहाँ जाकर माँ की हालत में कुछ सुधार आ जाए। जब निशा अपनी माँ को लेकर उसके घर पहुँची और मेन गेट खोलने लगी तो यह देख कर हैरान रह गई कि गेट अंदर से बंद था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आई और बोली, अरे लक्ष्मी, कैसी हो तुम? वो बुजुर्ग औरत लक्ष्मी जी की पड़ोसन राधा जी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? निशा ने कहा तो राधा जी बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो और यहाँ कब आई? तो कुछ दिन पहले ही मेरे पति
कि इस शहर में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसकी माँ की ओर देखते हुए राधा जी बोली, लेकिन बेटी तेरी माँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बताऊँ आंटी जी। जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से माँ की यही हालत है। भैया ने भी माँ को बहुत इलाज करवाया था, लेकिन माँ की हालत जस से तस बनी हुई थी। अरे बेटे तू इलाज की बात करती है, तेरे भाई भाभी ने तो तेरे माता पिता से ठीक ढंग से बात तक नहीं करते थे। अक्सर तेरी माँ अपना दुखड़ा मेरे आगे रोया करती थी। मैंने उसे कहा था कि एक बार इस बारे में अपने बेटे को खबर करो, लेकिन वो तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो अक्सर इस घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती थी। जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई उस दिन भी घर में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। और तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद अब लक्ष्मी जी का यह हालत हो गया है। तब भी तुम्हारी माँ को अकेला छोड़कर घर को ताला लगाकर तेरे भाई भाभी 4 दिनों के लिए घूमने निकल गए थे और घर की चाबी मेरे पास रख गए थे। इतने दिन वो बिना खाए पिए कैसे रहेगी, इस बात की उन्होंने कोई चिंता नहीं की। चाबी मेरे पास होती थी तो मैं जाकर उसे खाना दे दिया करती थी। मुझे क्या लगता था कि तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ का इलाज करवाया होगा। कहते कहते राधा जी की आवाज़ अरवासी हो गई। यह सारी बात सुनते सुनते निशा के दुख का ठिकाना न रहा और वो फूट फूट के रोने लगी। राधा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, उसने अपने घर के अंदर आने को कहा तो निशा खुद को संभालते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं माँ को उनके घर लेकर आई थी ताकि उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिला सकूं। तो राधा जी बोली, बेटा अब यह घर तेरी माँ लक्ष्मी कहाँ रहता है? यह घर तो विदेश जाने से पहले तेरे भाई भाभी ने बेच दिया था। तभी निशा ने हैरान भरे स्वर में कहा, भैया ने मकान बेच दिया और मुझे पता भी नहीं? लेकिन पापा के जाने के बाद तो माँ इस मकान की मालकिन थी, तो भैया ऐसे कैसे बेच सकती हैं? तो राधा जी बोले, अरे बेटे तेरी माँ की ऐसी हालत ही कहाँ थी जो किसी बात पर उसका विरोध कर सके। लेकिन बेटे वे तो लक्ष्मी जी को भी अपने साथ ही लेकर गए थे न, फिर वो यहाँ कैसे? राधा जी ने पूछा तो निशा ने निकलते हुए उन्हें सारी बातें बताई। रोहन की करतूत सुनकर राधा जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर निशा बोली, अपने माँ पिताजी के एक एक आंसू का बदला मैं उन गुनहगारों से ज़रूर लूँगी। फिर राधा जी बोली, बेटे कभी किसी काम में हमारी कोई मदद चाहिए तो बिना झिझक के बताना। कितना जिंदा दिल हुआ करती थी तेरी माँ मेरी सहेली लक्ष्मी जी, और बेचारे पर न जाने ऐसी क्या बीती जो इसकी यह हालत हो गई। दुखी मन से निशा अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। कुछ दिन बीते तो निशा का भाई रोहन भी अपनी पत्नी के साथ भारत पहुँच गया। भाई के घर पहुँचने से पहले ही निशा ने अपनी माँ को एक कमरे में छिपा दिया। जब भाई भाभी घर पहुँचे तो निशा और विनोद ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ मालूम ही न हो। अभी रोहन पहुँचे 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि रोहन बोला, निशा पेपर पर साइन करने कब चलना है? तो निशा ने कहा, अरे भैया आप लोग अभी अभी तो आए हैं, यह सब काम भी तो हो जाएगा, इतने भी क्या चलते हैं, कोई परेशानी है क्या? फिर निशा ने कहा, हाँ भैया ज़रा थोड़ी देर बैठकर चाय नाश्ता तो कर लो। तो रोहन बोला, अरे नहीं नहीं, दरअसल वहाँ माँ अकेली है और मुझे उनकी चिंता हो रही है। हम उनके लिए परेशान हैं, अपने लिए परेशान नहीं है, बस माँ के कारण जल्दीबाजी कर रहे हैं। फिर उसकी भाभी रूपा बोली, हाँ दीदी आपके भैया को माँ जी को बड़ी चिंता है कि उन्होंने कल सुबह की फ्लाइट का टिकट भी बुक करा दिया है वापस जाने के लिए। उसी समय निशा बोले, हाँ भैया माँ की चिंता होनी तो जायज़ है, एक काम करो माँ को फ़ोन कर लो या फिर वीडियो कॉल ही कर लो, हमसे बात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि वो ठीक ठाक है या नहीं। उसी समय रोहन बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं, वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है,
इस समय माँ खाना खाकर सो चुकी होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मेड से बात की थी तो उसने बताया था कि वो अभी सो रही है, फिर उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना, मैं बाद में बात करवा दूंगा। फिर निशा बोली, सच में कितनी चिंता है तुम्हें माँ की, चलो तुम्हारी चिंता मैं दूर कर देती हूँ, तुम लोग ना सही में तुम्हें माँ से मिलवा देती हूँ। इतना सुनते रोहन और उसकी पत्नी हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसी समय विनोद लक्ष्मी जी को कमरे से बाहर लेकर आए। उन्हें अपने सामने देखते ही रोहन और रूपा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पसीने छूटने लगे तो निशा बोली, अरे क्या हो गया भैया, आप इतना चुप क्यों है? आप दोनों को क्या लगा था कि इतना बड़ा काम करने के बाद आप लोग यूं ही बच जाएंगे? पर भैया, माँ की कोई पॉलिसी थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बहाना था आप दोनों को यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, आप लोग पैसों के लालच में यहाँ तक चले भी आए। पैसों के लालच में तो आपने माँ पिताजी का भी जीना हराम कर दिया, तो फिर विदेश से यहाँ आना तो बहुत छोटी सी बात है ना भैया? और वैसे भी माँ ने मुझे आप लोगों की सच्चाई पहले ही बता दी थी, और अब आप दोनों वापस विदेश भी नहीं जेल जाएंगे, निशा ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो रोहन निशा से बोला, यह क्या कह रहे हो तुम? माँ ने तुम्हें सारी सच्चाई बताई है, लेकिन माँ यह सब तुम्हें कैसे बता सकती है? माँ, क्या आपको सब याद आ गया? तो निशा ने कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम मानते हो कि यह हमारी माँ है। तो फिर यह बताओ कि तुमने अपनी माँ को ऐसी हालत में तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें माँ पर बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना सुनती ही रोहन की नज़रें झुक गई। फिर निशा बोली, भैया सच सच बताओ, जिससे आज तक तुम मेरी बात करवाए थे आई थी, वो औरत कौन थी जिसकी आवाज़ बिल्कुल माँ की तरह थी? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकती हूँ। फिर तो विदेश जाना तो दूर, एयरपोर्ट तक भी नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। फिर रोहन ने कहा, मैं हमेशा से ही विदेश जाकर बसना चाहता था, और जब इस बारे में मैंने पिताजी से बात की और उन्हें मकान बेचने को कहा, तभी मैं विदेश जाने के लिए पैसा जुटा सकूँ, तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। और तब पिताजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद माँ की याददाश्त भी चली गई, और हमने इसी बात का फ़ायदा उठाया विदेश जाने के लिए मैंने मकान बेचने का फैसला कर लिया। माँ की बढ़ती उम्र और बीमारी के चलते उनका बोझ होना हमारे वश में नहीं था, इसलिए मकान के कागजातों पर उनसे दस्तखत करवाने के बाद हमने मकान बेच दिया और विदेश जाने से पहले माँ को एक मंदिर के बाहर छोड़ दिया। फिर निशा बोली, इतना कुछ करते हुए तुम दोनों को ज़रा भी शर्म नहीं आए? अरे हमारी माँ है जिन्हें तुमने लावारिस की तरह सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसे चलता रहता तो एक दिन वो यह दुनिया भी छोड़कर चली जाती, और तुम तो हमें यह कहते कि मैंने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। और अब यह बताओ, इतने दिन से तुमसे कौन बात कर रहा था? तो रोहन बोला, दरअसल माँ द्वारा गाया गया भजन मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ था, उसी आवाज़ का सैंपल लेकर मैंने एक ऐप के जरिए यह सब किया था ताकि तुम्हें किसी बात का कोई शक न हो। फिर निशा बोली, मुझे माफ़ कर देना भैया, अब तो मैं आप दोनों को कभी वापस नहीं जाने दूंगी, क्योंकि पुलिस आ चुकी है और आप अब विदेश नहीं जेल जाएंगे। इतनी बात सुनते रोहन और रूपा ने एक दूसरे को वहाँ से भागने का इशारा किया, और जैसे ही वे लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे तो उसी समय रूपा फिसल गया और सीढ़ियों से लौटते हुए नीचे आ गिरी। उसे गंभीर चोट आई थी, इस कारण चल नहीं पा रही थी। तभी सामने देखा तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। अपने भाई भाभी के साथ बात करते हुए निशा ने मोबाइल में सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। बताते हुए सब निशा पुलिस के हाथ में सबूत देने लगे तो उसकी माँ रूपा की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाई, यही है मेरे पति के कातिल। निशा, इस औरत ने तेरे पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था।
जिस कारण तेरे पापा की जान चली गई। कहते कहते लक्ष्मी जी रोने लगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर निशा संतप्त रह गई। माँ क्या कह रही हैं आप? क्या पापा को भाभी ने मारा था? हाँ बेटी, तू नहीं जानती कि तेरे भाई भाभी ने ही हमारा जीना दुश्वार कर दिया था। यह लोग हमारी संपत्ति हड़प कर विदेश जाना चाहते थे। एक बार सब कुछ उनके नाम कर दिया तो यह लोग हमें सड़क पे ले आएंगे। तेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए तेरी भाभी ने उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। इतना सुनकर निशा और विनोद की आंखें फटी की फटी रह गई। और लक्ष्मी जी बोली, लेकिन उस भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस जालिम औरत ने अपने ससुर को सीढ़ियों से धक्का दिया था और देखो आज ये औरत खुद सीढ़ियों से गिरकर चोट खा बैठी है और दर्द के कारण चिल्ला रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए दीजिए। तभी रोहन अपनी माँ के पैर पकड़ते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ी मुश्किल से विदेश में सेटल हो पाया हूँ, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसी समय निशा ने उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हारे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। तुमने तो जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया और रूपा को हिरासत में लेने से पहले पुलिस की निगरानी में अस्पताल ले जाकर इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर निशा अपनी माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ आपको सब कुछ याद आ गया? माँ बोली, हाँ बेटा, रूपा को सीढ़ियों से गिरते देख मुझे फिर से वही मंजर याद आ गया जब उसने तेरे बाबा को सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसके साथ इतनी सारी बातें भी याद आ गई। लेकिन माँ, अब खुशी मनाने के दिन आ गए तो भूल जाओ पुरानी बातें। तो निशा ने कहा तो उसके दोनों बच्चे बोले, अरे अभी अभी तो नानी को सब कुछ याद आया है और आप कहती हैं कि भूल जाओ। बच्चों की बात सुनकर निशा अपने माथे पे हाथ रखते हुए बोली, अरे मेरा मतलब है कि पुरानी कड़वी बातें भूल जाओ। इस बात पे यह सब लोग हंस पड़े। दोस्तों, यहाँ थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।